हेलो स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम की थ्योरी क्लास की सीरीज को। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इसोफेगस एंड स्टमक के बारे में। इसोफेगस क्या होता है, उसके डायग्राम, डिटेल, उसके रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, और साथ में ही स्टमक की लेयर्स, उसके रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं इसोफेगस से। स्टूडेंट्स, इसोफेगस क्या होता है? इसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम होता है फूड पाइप, और अगर हिंदी में समझें तो खाने की नली। खाने की नली। इसके ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, जो ऊपर की तरफ ये फेरिंग से अटैच होती है, और नीचे की तरफ है ये कंटिन्यू करती है स्टमक के साथ। टोटली ये इसकी लंबाई रहती है 45 सेंटीमीटर। इसके अंदर दो स्फिंटर होते हैं। स्फिंटर मतलब बोल सकते हैं ढक्कन जैसे, इस तरीके से ढक्कन जैसे। तो दो स्फिंटर होते हैं, एक होता है अपर इसोफेगल स्फिंटर, और एक नीचे की तरफ जो स्टमक के पास रहता है, ओपनिंग की जहां से स्टमक स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं लोअर इसोफेगियल स्फिंटर। ठीक है। इसके बाद है, अब बात करें तो ये इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है सर्वाइकल पार्ट, जो ऊपर की तरफ रहता है। जो बीच वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं थोरेकिक, जो चेस्ट में रहता है। और एब्डोमिनल पार्ट जो कि नीचे स्टमक के साथ कनेक्ट होता है। अब अगर बात करें तो इसकी लेंथ की, तो सॉरी, इसकी लेंथ होती है, मैंने 40 सेंटीमीटर गलत बोल दिया था। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं मोटाई की, इसके डायमीटर की, तो वो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। अच्छा, और इसके बाद है, अगर बात करूं इसकी लेयर्स की, तो 4 लेयर होती है। सबसे आउटर वाली लेयर होती है, उसको बोलते हैं एडवेंशिया। भी उसके अंदर वाली मसल होती है जो पिंक पर्पल कलर की दिख रही है, इसको बोलते हैं मस्कुलर लेयर। फिर है सब म्यूकोजा, ब्राउन कलर की जो दिख रही है, और फिर सबसे अंदर वाली होती है म्यूकोजा। अच्छा, जो हमने अब इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब फूड के साथ सलाइवा मिक्स होती है, जो फूड के साथ सलाइवा मिक्स होती है, तो एक कंटेंट बनता है जिसको बोलते हैं बोलस, जो कि गीला होता है, मोइस्ट होता है। और तो ये जो इसोफेगस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बोलस। यानी कि जैसे ही हमने खाना खाया, उसके अंदर सलाइवा मिक्स हुआ, और वो बोलस है, वो स्टमक में जाएगा, तो वो कहाँ से होकर जाता है? इसोफेगस के अंदर। तो ये क्या है? बोलस है। अच्छा, अब मैंने पीछे वाले डायग्राम में बताया था कि इसके दो स्फिंटर होते हैं, दो ढक्कन जैसी चीजें होती हैं। तो नीचे की तरफ होता है, उसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंटर, जो कि स्टमक के साथ अटैच होता है। और ऊपर जो फेरिंग्स वाला होता है, इसको बोलते हैं क्रैको फेरेंजियल स्फिंटर। अच्छा, अब इसके बाद है, मैंने बताया इसका नाम फूड पाइप भी होता है, और इसको ग्यूलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्यूलेट भी बोलते हैं। अच्छा, लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। अगर इंचेस में बात करें, एग्जामिनर कभी कभार उलझाने के लिए इंचेस में भी पूछ सकता है, तो 10 इंचेस होता है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर बात करें इसकी डायमीटर की, तो 2 to 3 सेंटीमीटर डिपेंड करता है। 2 to 3 सेंटीमीटर डिपेंड करता है इंसान की फिजिक पे। अगर मोटा आदमी है तो उसका जो इसोफेगस का डायमीटर है वो ज्यादा रहेगा, पतला आदमी है तो उसका कम रहेगा। अच्छा, ये स्टार्ट होता है C6 पे, सर्वाइकल 6 पे, एंड एंड्स एट थोरेकिक 4 वर्टिब्रा के लेवल पे ही खत्म होता है। दो स्फिंटर मैंने बताया, दो ढक्कन जैसी चीजें। एक होता है अपर इसोफेगल स्फिंटर, और एक होता है नीचे वाला लोअर इसोफेगल स्फिंटर। ऊपर वाले को बोलते हैं, दूसरा नाम होता है क्रैको फेरेंजियल, और नीचे वाले को बोलते हैं कार्डियक स्फिंटर। अच्छा, जो क्रैको फेरेंजियल वाला पोर्शन होता है, जो ऊपर वाला होता है, वो इसोफेगस का सबसे नैरो वाला, यानी कि सबसे कम डायमीटर वाला पार्ट होता है। अब अगर बात करें तो फिर फंक्शन ऑफ इसोफेगस की, तो इसोफेगस का एक ही मेन फंक्शन होता है, जो मुंह में बोलस बना है, जो मुंह में फूड पार्टिकल्स है, उस कंटेंट को स्टमक तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारी फूड पाइप। इसीलिए इसको क्या भी बोला जाता है? फूड पाइप बोला जाता है। अच्छा, अब अगर बात करें इसकी लेयर्स की, तो मैंने बताया इसकी 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की तरफ होती है एडवेंशिया, फिर उसके बाद अंदर वाली होती है, रेड वाली है, जो उसको बोलते हैं मसल लेयर, फिर सब म्यूकोजा, और फिर सबसे अंदर वाली जो ग्रीन वाली दिख रही है, इस म्यूकोजा। ठीक है। इसके बाद है, इसोफेगस के पार्ट्स की बात करूं, सॉरी, इसोफेगस की मसल्स की बात करूं, तो क्या होता है, इसमें 3 तरीके की मसल पाई जाती है। वॉलंटियर, वॉलंटियर मतलब जो हमारे कंट्रोल में है,
और उसके बाद एक है मिक्स्ड मसल जो कि थोड़ी बहुत कंट्रोल में होती है और खुद थोड़ी बहुत इनवॉलेंट्री होती है। और इनवॉलेंट्री मतलब टोटली जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, सेल्फ वर्क जिनका रहता है। अब वॉलेंट्री मसल्स में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सर्वाइकल वाले पार्ट में। मतलब क्या है कि हमने खाना खाया तो उसको चबा के हमने थूकना है या फिर हमने उसको निगलना है, ये तो हमारे कंट्रोल में है ना। तो इसलिए ये वाली मसल्स कैसी होती है? वॉलेंट्री। अब अगर खाना हमारा गले में चला गया है, नीचे की तरफ जा रहा है इसोफेगस से होते हुए, तो कभी कभार हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कभी कभार हम जैसे वॉमिट करके निकाल सकते हैं, है ना। तो ये मिक्स मसल और इनवॉलेंट्री, अगर एक बार पेट में खाना चला गया तो उसके बाद उस मतलब इसोफेगस के अगर नीचे वाले पोर्शन में जाके स्टमक के अंदर अगर चला गया है तो इसका फिर हम ये मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कौन सी होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स। मिक्स्ड वाली होती है वो थोरेकिक पार्ट में प्रेजेंट होती हैं और जो इनवॉलेंट्री वाली होती है वो एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट होती है। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन निकलता है, देखो जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक है ना उसमें सब की जो चारों लेयर है वो सेम रहती है। जो कि बाहर वाली होती है सिरोसा, अंदर वाली होती है फिर उसके बाद है मस्कुलर, फिर म्यूकोजा, सॉरी सब म्यूकोजा और फिर म्यूकोजा। लेकिन ये याद रखने की चीज है कि जो इसोफेगस है ना उसमें एक एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है, एक अलग बात देखने को मिलती है। उसमें जो आउटर लेयर है वो मैंने बताई थी एडवेंशिया। कौन सी? एडवेंशिया। और बाकी पूरा जितना भी जीआई सिस्टम है हमारा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसकी आउटर लेयर कौन सी होती है? सिरोजा। तो ये याद रखने की चीज है, ऑल आर लेयर्स ऑफ इसोफेगस, सब इसोफेगस की लेयर है एक्सेप्ट वन। कोई एक को छोड़ के। तो सब म्यूकोजा भी पाई जाती है, मस्कुलर भी पाई जाती है, म्यूकोजा भी पाई जाती है, लेकिन सिरोसा नहीं पाई जाती इसोफेगस में। अब बात करते हैं इसके डिजीज कंडीशन की। तो एक डिजीज कंडीशन जो नोटसेट 2024 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसोफेगियल वेरिसिस। इसोफेगियल वेरिसिस बेसिकली होता क्या है? देखो यहाँ से क्या होता है कि लीवर है, लीवर से एक वेन जाती है, ठीक है। और ये यहाँ पर साथ में क्या है, स्टमक के साथ इसकी स्टमक में ओपनिंग होती है। तो अगर इस पोर्टल वेन के अंदर क्या है, प्रेशर बढ़ा हुआ है, यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो रखी है, उस वजह से इसोफेगस के अंदर क्या हो रहा है? ब्लीड हो रहा है। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इसोफेगल वेरिसिस। तो इसोफेगल ब्लीडिंग, इसोफेगस के अंदर ब्लीडिंग किसकी वजह से? पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसोफेगल वेरिसिस। ये एग्जाम में नोरसेट 2024 में पूछा गया था। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो ये क्या है? एक इमरजेंसी कंडीशन है ऑब्वियसली। अगर इसोफेगस में क्या है, ब्लीड हो रहा है और वो डायरेक्टली हमारे क्या है, क्योंकि इसोफेगस के साथ में क्या होता है, ट्रैकिया भी होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ट्रैकिया भी प्रेजेंट होती है, जो सांस की नली है। तो यहाँ से क्या होता है, एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं कि जो ये ब्लीड है तो ये अगर लंग्स में चला गया, तो लंग्स में चला गया तो पेशेंट की सडन डेथ भी हो सकती है। तो ये क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट कोमा में जा सकता है। अब इसके साइन सिम्टम क्या क्या है? अब इस इसोफेगस के अंदर जो भी पार्टिकल अगर हम उसकी उल्टी करेंगे, अब सपोज उसमें ब्लड है तो उल्टी में क्या आएगा? ब्लड आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? हीमेटो एमेसिस। एमेसिस का मतलब क्या होता है? ब्लड आना। उसके बाद है मेलिना। मेलिना मतलब स्टूल के अंदर ब्लड आना। ब्लड है या तो वॉमिटिंग के थ्रू निकलेगा, है ना, कोई भी डाइजेस्टिव कंटेंट, या फिर उसको स्टूल मोशन के साथ निकलेगा। तो अगर उल्टी में आ रहा है तो हीमेटोएमेसिस, और अगर वो मोशन के साथ स्टूल के साथ पास हो रहा है तो उसको बोलते हैं मेलिना। अब शॉक की कंडीशन अराइज हो सकती है क्योंकि ब्लीडिंग लगातार हो रही है, तो ब्लड प्रेशर कम होगा और हार्ट रेट है वो बढ़ेगी क्योंकि हार्ट को पंप करना पड़ेगा। उसके बाद है, और इसमें सबसे जो लास्ट है कि एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं, एस्पिरेट कर सकता है। अच्छा, अब इसके ट्रीटमेंट में एक ट्यूब यूज होती है जिसको बोलते हैं सेंक्सटेकन ब्लैक मोरे ट्यूब। कौन सी ट्यूब होती है? एक ट्यूब होती है जिसका नाम होता है सेंक्सटेकन ब्लैक मोरे ट्यूब। ये ट्यूब कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके अंदर 3 ओपनिंग होती हैं, 3 ओपनिंग होती हैं। तीनों ओपनिंग का अपना अपना एक अलग अलग काम होता है। इस तरीके से एक इसोफेगस, इसके अंदर फिर आगे बलून भी क्या होते हैं? 2 होते हैं। एक इसोफेगस के अंदर खुलता है और एक स्टमक के अंदर खुलता है। तो एक इसोफेगल पोर्ट होता है, अगर हमें ये बलून को फुलाना है, इन्फ्लेट करना है या डिफ्लेट करना है तो उसके लिए ये वाला पोर्ट रहता है। उसके बाद है गैस्ट्रिक बलून पोर्ट। तो गैस्ट्रिक बलून पोर्ट मतलब जब ये स्टमक वाले जो पोर्शन में बलून होता है, अगर उसको इन्फ्लेट या डिफ्लेट करना है। फिर थर्ड है सक्शन पोर्ट की, सपोज ब्लीडिंग हो रही है लगातार, इसोफेगस के अंदर क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को क्या करना है? सक्शन से बाहर निकालना है, कहीं पेशेंट के लंग्स में ना चली जाए, ट्रैकिया के थ्रू। तो इसके लिए क्या होता है? एक थर्ड सक्शन पोर्ट होता है।
इस तरीके का होता है, एक इसोफेगल बलून इन्फ्लेशन, एक गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के लिए और एक गैस्ट्रिक बलून इन्फ्लेशन के लिए। ये क्या है, इसोफेगस, इस तरीके के दो बलून होते हैं, एक ये है जो इसोफेगस के अंदर और एक ये है स्टमक के अंदर। तो ये होती है सेंगस्टेकन ब्लैक मोरे ट्यूब। अच्छा, जो हमारी इसोफेगल वेरिसिस है उसका इमीडिएटली मैनेजमेंट होता है, क्योंकि इसमें हमारा रेस्पिरेशन का इशू आ रहा है ना, रेस्पिरेशन की दिक्कत है कि एस्पिरेशन के चांसेस हो रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले इंटूबेट पेशेंट को इंटूबेट करना होता है। इंटूबेट मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब डालनी होती है, इंटूबेट करना रहता है पेशेंट को, ताकि उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना है। और साथ में क्या है, गिव साइड लेटरल पोजीशन, ये हमेशा याद रखना है। पेशेंट को एस्पिरेशन से बचाने के लिए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है सीजर्स होते हैं तो उसमें सलाइवा सिक्रेशन होता है, तो सलाइवा को अगर पेशेंट क्या कर ले, एस्पिरेट ना कर ले, लंग्स में ना चली जाए और वो बहुत हार्मफुल होता है, तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा याद रखना है उसको साइड लेटरल पोजीशन देनी होती है। ये एग्जाम में बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है एक अलग ट्यूब आती है, इसमें मैं जो सेंगस्टेकन ब्लैक मोरे ट्यूब थी, इसके अंदर क्या होता है कि 3 ओपनिंग होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं मिनीसोटा की, तो इसके अंदर 4 ओपनिंग होती है। कितनी होती है, 4 ओपनिंग होती है इस तरीके से। एक होती है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के लिए, एक होती है गैस्ट्रिक पोर्ट स्टमक के अंदर ओपनिंग होती है, और जो 2 होती है, एक होता है इसोफेगस के एस्पिरेशन के लिए और दूसरा होता है कौन सी, इसोफेगस के एक इसोफेगस की ओपनिंग के लिए होती है और एक गैस्ट्रिक ओपनिंग के लिए रहती है। एक यहाँ से हमें एस्पिरेट करने के लिए और एक इसोफेगस वाले पोर्शन से अगर हमें एस्पिरेट करना पड़ जाए तो उस कंडीशन के लिए होती है। तो क्या होता है, इस ट्यूब के अंदर 3 ओपनिंग होती है लेकिन 2 बलून होते हैं। अब पेशेंट है, अगर मान लो सेंगस्टेकन ब्लैक मोरे ट्यूब उसकी अगर डली हुई है, तो ये एग्जाम में बहुत रिपीटेडली एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सॉरी, ये हमारे ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और ये एनक्लेक्स का क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है, उसको ये सेंगस्टेकन ब्लैक मोरे ट्यूब या फिर मिनीसोटा वाली ट्यूब है, ये डली हुई है, तो हमेशा उसके बेड साइड पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, तो हमेशा उसके बेड साइड पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक सीजर प्रेजेंट होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर एकदम से सडनली ऐसा हुआ कि पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस दौरान क्या किया जाता है कि सीजर से क्या किया जाता है, उस ट्यूब को कट किया जाता है और निकाला जाता है, ताकि पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना हो। तो ये इस तरीके से कोई भी ट्यूब रहती है, जितनी भी हमारी रायल्स ट्यूब या गैस्ट्रिक ट्यूब रहती है, उनमें हमेशा ऐसे लेबलिंग रहती है। इवन सक्शन कैथेटर होते हैं, उनमें भी लेबलिंग रहती है, क्योंकि ये कितना इंसर्ट करना है ये इस लेबलिंग के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है ना कि पूरा का पूरा इंसर्ट किया जाए, क्योंकि उससे तो क्या होता है कि ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं ज्यादा। टिप जहां पर भी टच होगी बार बार रफली, तो उस तरीके से ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद है, देखो ये इसका ऐसा टिप रहता है, तो इसोफेगल बलून पोर्ट है, ये गैस्ट्रिक, सॉरी, ये गैस्ट्रिक बलून पोर्ट है। ये इस तरीके से ये है ना, कट होता है, इसके अंदर ओपनिंग होती है, ताकि जो भी है सिक्रेशंस है वो यहीं से लिया जाए, मतलब ओपनिंग से ही क्या है, इधर से सक्शन ये जो ट्यूब है इसमें से सिक्रेशंस को एस्पिरेट किया जाता है। इस तरीके से ये वाला इसोफेगस का बलून है, और ये स्टमक के अंदर ओपन होने वाला गैस्ट्रिक बलून है। तो ये हमने पढ़ा मिनीसोटा ट्यूब। अब इसके बाद है एक और गेस्ट इसोफेगस की एक डिजीज कंडीशन आती है, जिसको बोलते हैं बोर हैवे सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, उसमें भी मैंने बताया था कि इसोफेगस के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो इसोफेगस है वो रप्चर हो जाता है। इसका मेन कारण क्या होता है, जैसे कोई प्रोसीजर एंडोस्कोपी वगैरह करे तो इसोफेगस इस तरीके का होता है, तो इसमें से अगर कोई भी स्कोप या कोई भी डिवाइस अंदर डालते हैं, तो कई बार क्या होता है कि इसकी जो ये लेयर्स है ये रप्चर हो जाती है। रप्चर हो जाती है किस वजह से, या तो कोई एंडोस्कोपी की वजह से, या कोई इंस्ट्रूमेंट से हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं उस दौरान, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बोरवे सिंड्रोम। इस कंडीशन को बोलते हैं बोरवे सिंड्रोम। अच्छा, इसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मैकुलर ट्राइड, मैकुलर ट्राइड मतलब 3 चीजों का सिम्टम, 3 सिम्टम्स एक साथ आते हैं, जिसको बोलते हैं मैकुलर ट्राइड। इसमें एक रहता है वॉमिटिंग, साथ में पेन होगा, और सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा। इसके बाद है, अगर मैं बात करूं इसकी डायग्नोज की, तो डायग्नोज कैसे किया जाता है इसका, कंफर्म, हमेशा कंफर्मेटरी डायग्नोज पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप सीबीसी करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, एक्सरे करा लो, एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन, वो कितना भी करा सकते हैं, लेकिन हर डिजीज कंडीशन का एक कंफर्मेटरी डायग्नोज रहता है, एक कंफर्मेटरी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, जो उसी डिजीज कंडीशन के लिए स्पेसिफिक रहती है। तो इस तरीके से हमें
नॉर्मली चीजें याद नहीं करनी है, हमें जो स्पेसिफिक है रिलेटेड टू दैट डिजीज, चाहे वो डायग्नोज है, चाहे वो कोई टेस्ट है, चाहे वो कोई ड्रग है, या कोई डिजीज कंडीशन से रिलेटेड कोई पोजीशन है, या कोई स्पेसिफिक सर्जरी है, तो हमें वो याद करनी है। तो इसका जो डायग्नोज होता है कंफर्मेटरी, वो कौन सा होता है, चेस्ट एक्सरे से हमें पता चल जाता है। उसके बाद है एक और सिंड्रोम आता है जिसको बोलते हैं मैलोरी विस सिंड्रोम, या इसी को बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल लैक्रिएशन। लैक्रिएशन तो लैक्री इसका मतलब क्या होता है, लैक्रिएशन ऑफ गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन प्रोड्यूस्ड बाय सीवियर प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग, जैसे बुलिमिया नर्वोजा। अब देखो कई बार क्या होता है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोजा, की लड़कियां स्पेशली करती हैं कि ज्यादा पहले नॉर्मली खाना खा लेंगे, लेकिन उनको लगेगा कि हम मोटी ना हो जाए, तो इस वजह से वो वोमिट इंड्यूस करती है, मतलब ऐसे गैग रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करके वॉमिट करती हैं। तो बार बार ये प्रोसीजर करने से क्या होता है कि जो हमारा जंक्शन है किसका, इसोफेगस का और स्टमक का, वो जंक्शन क्या हो जाता है, टीयर हो जाता है बार बार फोर्सफुली वॉमिटिंग करने से, फोर्सफुली वॉमिटिंग करने से। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेलोरी विस सिंड्रोम, या इसी को बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल लैक्रेशन। लैक्रेशन मतलब कोई चीज का टीयरिंग होना, फटना। उसके बाद है एक्लेशिया कार्डिया, एक वर्ड आता है एक्लेशिया कार्डिया। इसमें क्या होता है, जो हमारी इसोफेगस होती है, जो उसकी नर्व्स होती हैं लोअर साइड में, वो क्या करती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो कार्डियक स्फिंक्टर है हमारा लोअर वाला, वो क्लोज हो जाता है। वो क्या होता है इस तरीके से, जैसे ये इसोफेगस है और ये स्टमक है, तो ये वाला क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अब सपोज हमने खाना खाया, तो वो खाना क्या होगा कि स्टमक के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये वाला जो स्पिंटर है जिसको कार्डियक स्पिंटर बोल रहे थे, ये क्लोज हो जाता है। क्लोज कार्डियक स्पिंटर होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्लेशिया कार्डिया। तो ये थी हमारी ईसोफेगस के बारे में सारी डिटेल्स। अब ईसोफेगस में एग्जाम में इसकी अगर वन लाइनर में पूछे तो इसकी लेंथ पूछी जा सकती है, इसकी डायमीटर पूछा जा सकता है, इसकी लेयर्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जा सकती है। अब डिजीज कंडीशन मैंने 4-5 बताई, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जा सकती है। तो ये था हमारा ईसोफेगस का पूरा डिटेल। अब इसके बाद हमारा, अब तक हमने पढ़ा इसके अंदर इसोफेगस वाला पोर्शन पढ़ा, इसोफेगस की डिजीज कंडीशन पढ़ी, इसोफेगस की अनाटॉमी पढ़ी, इसोफेगस की फिजियोलॉजी पढ़ी। अब अगर वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से रिलेटेड कोई, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर इस वीडियो के कंटेंट में कोई भी मिस्टेक लगे या कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार प्लीज मैसेज जरूर कीजिएगा। और अगर ये आगे की फर्दर वीडियोज आपको देखनी है या आपको ये सीरीज पूरी करनी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।